हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 की विज्ञान का अध्याय 2 का लेक्चर नंबर 3। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया तथा अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हमने देख ली थी और काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी। अगर आप सबने हमारा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं, हम अपने अध्याय की ओर देखते हैं और काफ़ी डिटेल में हम चर्चा करेंगे और आप सब वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो हमने बात कर ली थी पिछले अध्याय में धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अब हम बात करेंगे अम्ल एवं क्षार परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया क्या देखना है। अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया। अब हमें पढ़ना क्या है, अम्ल एवं क्षार कैसे अभिक्रिया करते हैं आपस में। आपस में अम्ल एवं क्षार किस प्रकार अभिक्रिया करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास देखिए अम्ल हमारे पास क्या था, HCl था। अम्ल हमारे पास HCl हो गया, साथ में हम क्या ले लेंगे, कोई क्षार ले लेंगे। क्षार हमारे पास क्या हो जाएगा, NaOH। NaOH हमारे पास क्षार हो गया। अम्ल हमारे पास HCl हो गया, क्षार NaOH हो गया। तो जब हम इनकी परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास NaCl नमक तथा जल प्राप्त होगा। बात समझ गई, नमक तथा हमारे पास क्या प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा। अब यहाँ से जब HCl है, अम्ल है, अम्ल जब टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस में टूटेगा, H प्लस Cl माइनस में टूटेगा। और यहाँ पर सोडियम कैसे टूटेगा, Na प्लस OH माइनस में ब्रेक करेगा। ठीक है, अब ये प्लस वाला हाइड्रोजन और यहाँ से OH ये आपस में मिल करके क्या बना देंगे, जल बना देंगे। बात समझ गई, क्योंकि प्लस वाला माइनस की ओर जाता है, प्लस वाला माइनस की ओर जाएगा, माइनस वाला प्लस की ओर जाएगा। अब यहाँ से सोडियम प्लस में है, क्लोरीन माइनस में है, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, NaCl। ठीक है, कक्षा 9 में हमने पढ़ रखा है। जैसे कि देखिए ये Na है, Na के ऊपर प्लस का चार्ज, Cl के ऊपर माइनस का चार्ज। ठीक है, तो इसका एक होगा, क्लोरीन का एक होगा। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या करा लेंगे, क्रॉस करा लेंगे तो क्या बना देगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कक्षा 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, NaClH2O। अब यहाँ पर आपको एक बात जरूर समझ में नहीं आई होगी कि Na प्लस बना तो बना कैसे, Na प्लस बना तो बना कैसे, हम आपको बताते हैं। देखिए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, तो देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा हमारे पास। ठीक है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में हमारे पास कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है, तो सभी जो हमारे पास धातुएं हैं, जितनी भी धातुएं हैं, सब क्या पूरा करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं, अपना घर बसाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास एक ये है, यहाँ तक अष्टक पूरा हो रहा है। ये एक क्या करेगा, सोडियम क्या करे, या तो किसी से साथ ले ले या फिर किसी को अपना एक दे दे। बात समझ में, या तो जो ये बाहर वाला एक है या तो किसी को एक दे दे या किसी से साथ ले ले। तो इसके लिए एक देना आसान होगा, साथ किसी से लेना मुश्किल होगा। बात समझ में, कोई साथ इतनी, देखिए जैसे कि हमारे पास 1 रुपया है तो 1 रुपया किसी को हम दे देंगे, लेकिन कोई किसी से अगर हम साथ मांगे तो क्या साथ हमें देगा। बात समझ में, जैसे कि किसी से अगर आप 1000 2000 मांगेंगे दे देगा, 1 2 लाख मांगेंगे तो आसानी से नहीं देगा।
तो वही क्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ पर ये अपना एक दे सकता है, लेकिन कोई इसको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपना दान कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, दान कर देगा। तो इसके पास क्या बना, सोडियम प्लस का आयन बना। बात समझ में। अब यहाँ पर ऋणात्मक भी तो बन सकता था, ये कैसे नहीं बना, देखिए बात को समझिए। सोडियम प्लस का चार्ज बनाया, ठीक है, सोडियम क्या बनाया, प्लस का चार्ज। हमने पढ़ा है परमाणु क्रमांक, हमने पढ़ा है परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के। अब और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। बात समझ में। परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो परमाणु क्रमांक, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 होगी। जब प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमारे पास जाहिर सी बात 11 होगी। लेकिन जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या बनाएगा, प्रोटॉन 10 ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे 10। इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे कितने, 10। इलेक्ट्रॉन बन गए 10 और प्रोटॉन बन गए 11। बात समझ में। प्रोटॉन बने 11, इलेक्ट्रॉन बन गए 10। तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को तो बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो इसके पास प्रोटॉनों की संख्या एक एक्स्ट्रा बढ़ रही है, प्रोटॉन क्या बढ़ रहा है, एक एक्स्ट्रा बन रहा है। तो इसीलिए ये क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज आया। ये क्या हो गया, धनात्मक चार्ज। अब इसी जगह पर अगर हम क्लोरीन देख लें, क्या देखें, क्लोरीन Cl17, तो क्लोरीन के ऊपर माइनस का चार्ज होता है, अभी हमने देखा था, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 2,8,7 आएगा, ठीक है, 2,8,7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऐसे ही हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो हम इसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना करके प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो देखिए 2,8,7, तो यहाँ पर देखिए इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, या तो अपना साथ दे दे स्टेप पूरा करने के लिए, या किसी से एक ले ले। तो साथ किसी को देगा नहीं, बात समझ रहे, साथ किसी को नहीं देगा, और किसी से एक लेना इसके लिए क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो ये एक ले लेगा तो क्या बना लेगा, Cl माइनस, ठीक है, Cl क्या बना लेगा, माइनस बना लेगा, माइनस चार्ज बन जाएगा। क्योंकि देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास कितनी होगी, 17 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या कितनी होगी, 17 होगी। जब किसी से एक ले लेगा इलेक्ट्रॉन तो कितनी हो जाएगी, बढ़ करके प्रोटॉनों की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ करके 18 हो जाएगी तो 17 इलेक्ट्रॉन 17 प्रोटॉन को बराबर कर देंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या बढ़ जाएगा, एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। वही हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस का चार्ज बनाएगा। और यहाँ पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बढ़ रहा था तो हमारे पास क्या बन रहा था, पॉजिटिव चार्ज। जब प्रोटॉनों की संख्या हमारे पास एक्स्ट्रा होगी तो धनात्मक चिन्ह आएगा, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होगी तो हमारे पास ऋणात्मक चिन्ह आएगा। तो यहाँ पर ये खेल हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये खेल हुआ है। तो ये आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसे मिटा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या बना था, H प्लस Cl माइनस, तो H हाइड्रोजन और यहाँ का OH, यहाँ का H प्लस और यहाँ का OH माइनस, ठीक है, क्या बना लेगा, H2O, क्या बना लिया, यहाँ पर H2O बन गया। और यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोरीन क्या बना लिया, NaCl बना लिया, ठीक है, क्या बन गया, NaCl बन गया। यहाँ हमारे पास ये क्या है, नमक है, NaCl क्या है, नमक है, और H2O क्या है, जल है। आपको पता होगा जो खाने वाला नमक होता है, जो आपके घरों में प्रयोग होता है खाने वाला नमक, उसका जो पीएच मान होता है, उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और पीने वाला जल, जो शुद्ध जल होता है पीने वाला, उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। बात समझ में। जो खाने वाला नमक होता है, जो पीने वाला पानी होता है, उसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। और 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है, क्या होता है, उदासीन होता है। बात समझ में, क्या होगा, उदासीन होगा। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार की जब हम परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो नमक और जल बनेगा, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं, लिखेंगे अम्ल एवं क्षार की परस्पर अभिक्रिया, परस्पर अभिक्रिया
कराने पर नमक तथा जल प्राप्त होता है। नमक तथा जल प्राप्त होता है, ठीक है। और दोनों का पीएच मान 7 होता है। दोनों का पीएच मान 7 होता है। अतः इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में? अम्ल एवं क्षार की जब हम परस्पर अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? नमक तथा जल प्राप्त होगा। खाने वाला नमक और जो पीने वाला पानी होता है इसका पीएच मान 7 होता है। अतः इस अभिक्रिया को हम क्या बोल देंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोल देंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आप इसे फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया तो आप नोट करिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हम आपको नया वीडियो बना करके आपको समझा देंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए। अब हम सब अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, अम्लों की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ना है? अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ हमें अभिक्रिया देखनी है कि जब अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड यानी कि किसी भी धातु का क्या होगा? ऑक्साइड होगा। किसी भी धातु का क्या होगा? हमारे पास ऑक्साइड होगा। जैसे कि हमारे पास सोडियम हो गया, सोडियम का हम ऑक्साइड ले लेंगे, सोडियम का ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम का ऑक्साइड हो जाएगा और जिंक का ऑक्साइड हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब हम सब अगला पॉइंट देख लेते हैं, अम्ल की धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या प्रदान करेगा, हमें क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, धात्विक ऑक्साइड यानी किसी भी धातु का ऑक्साइड की हमें बात करनी, किसी भी धातु के ऑक्साइड की अभिक्रिया हमें किसी भी अम्ल के साथ करानी है। तो जैसे कि हमारे पास कैल्शियम का ऑक्साइड हम ले लेते हैं, Ca हो गया, जिंक का ऑक्साइड लेते हैं, ZnO हो गया। तो ये जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, ये अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, बात समझ में? तो देखिए, कैल्शियम जब जिंक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा? CaCl2 प्लस H2। क्या प्राप्त होगा? CaCl2 प्लस H2O प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2O, ठीक है। समीकरण को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कैल्शियम 1 है, इधर भी 1 है, इधर क्लोरीन 2 है, इधर 2 से गुणा करेंगे तो 2 क्लोरीन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन उधर 1 ही रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इधर जिंक ZnCl2 2 से इधर गुणा कर देंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? समीकरण बैलेंस हो जाएगी, बात समझ में? तो ये कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड हमारे पास क्या है? एक प्रकार का साल्ट है। क्या है? साल्ट है। और ये क्या है? हमारे पास जल है। H2O क्या है? जल है। और कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या है? नमक है, बात समझ में? तो धात्विक ऑक्साइड की जब हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास नमक और जल प्राप्त होगा। अम्ल की जब हम धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा? नमक मिलेगा और हमें जल प्राप्त होगा, बात समझ में? क्या मिलेगा? नमक और जल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ
ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर नमक तथा लवण तथा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लवण तथा जल प्राप्त होता है। लवण तथा जल प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां से एक बात और क्लियर हो रही है, जो हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है, जो हमारे पास धात्विक ऑक्साइड है, इनकी जो प्रकृति होगी, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होगी, इनकी प्रकृति होगी क्षारीय। यहाँ पर लिख लेते हैं धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, क्या लिखेंगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। कैसी होगी, क्षारीय होगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। बात समझ में? अगर आपसे कोई क्वेश्चन कहे अम्ल की क्षार की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, यहाँ पर हम एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, ये ए है और बी, यहाँ पर लिख देते हैं क्षारक की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, ऑक्साइड धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो क्या हमारे पास जो धात्विक ऑक्साइड है, यहाँ पर हम धात्विक ऑक्साइड यानी कि CaO ले लेते हैं और कोई सा भी हम क्षार ले लेते हैं NaOH, तो क्या ये परस्पर अभिक्रिया देंगे, क्या ये दोनों परस्पर अभिक्रिया देंगे? वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्या ये अभिक्रिया देंगे? तो आंसर होगा कि ये अभिक्रिया नहीं देंगे, ये अभिक्रिया नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि इसकी भी यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड की भी प्रकृति क्षारीय है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी प्रकृति क्या है, क्षारीय है। बात समझ में? दोनों परस्पर अभिक्रिया नहीं देंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो यहाँ पर क्षार की धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कोई कहे क्या होगी, तो आपका आंसर होगा सर क्षार धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया नहीं देते, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप इसे फटाफट नोट करिए, फिर हम अगले चरण की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। क्या देखना है? क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जो हमारे पास अधात्विक ऑक्साइड होंगे, जैसे कि हमारे पास CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनकी हमें किसके साथ अभिक्रिया देखनी है, किसी क्षारक के साथ देखनी है। तो NaOH हमारे पास एक प्रकार का क्षारक है और CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का क्षारक है। तो अधात्विक ऑक्साइड किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या देगा, कैल्शियम कार्बोनेट और जल देगा। क्या देगा? कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल देगा। और यहाँ पर क्या दे देगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। बात समझ में? कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास क्या है, एक प्रकार का साल्ट है। क्या है? साल्ट है और जल है, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, एक प्रकार का नमक है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट भी हमारे पास एक प्रकार का क्या है, साल्ट है, नमक है। तो यहाँ पर हम इसकी अगर डिफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगी, लिखेंगे क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर
लवण तथा जल प्राप्त होता है। बात समझ में? क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा? लवण तथा जल प्राप्त होगा। बात समझ में? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अधात्विक ऑक्साइड होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अधात्विक ऑक्साइड यहां पर लिख देते हैं, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय होगी। ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। निम्न में से ऑप्शन दिए होंगे कि निम्न में से बताइए कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी। तो ऑप्शन देगा क्षारीय होगी, अम्लीय होगी, उदासीन होगी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? अम्लीय। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे क्या अम्ल की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया संभव है? क्या अम्ल की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया संभव है? तो आपका ऑप्शन का कौन सा सही होगा? नहीं, अम्ल की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अम्लीय हो जाएगी। बात समझ गई? तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम एक दो फटाफट क्वेश्चन देखते हैं और फिर आज तो हम आगे देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से क्षारक है, निम्न में से क्षारक है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है NaOH, दूसरा ऑप्शन दिया गया HCl, तीसरा ऑप्शन दिया गया HNO3, चौथा ऑप्शन दिया गया है जिंक क्लोराइड। इनमें से क्षारक है तो HCl भी हमारे पास क्या है? एक प्रकार का अम्ल है। HCl क्या है? अम्ल है। HNO3 क्या है? हमारे पास एक प्रकार का अम्ल है। जिंक क्लोराइड एक हमारे पास क्या है? एक प्रकार का नमक है, साल्ट है। ठीक है, तो हमारे पास NaOH क्या बच गया? क्षार। ये हमारे पास क्या होगा? क्षार होगा। बात समझ में? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो धात्विक ऑक्साइड, अभी हमने थोड़ी देर पहला धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय होगी, उदासीन होगी, इनमें से कोई नहीं होगी, या फिर अम्लीय होगी। कौन सा होगा ऑप्शन? अम्लीय होगी। अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, और धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होगी। बात समझ में आई? इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो आप नोट करते रहिएगा। ठीक है, और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। जो शेष टॉपिक बचे हुए हैं उनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और बेहतर तरीके से हम आपको बताएंगे कि एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।